नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णा एजुकेशन ग्रुप में। हम लेके आए हैं आज जनवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें आपके 100 MCQ देखने को मिलेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए चलते हैं सबसे पहले के लिए। 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला SWM रूल्स किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है ये। व्याख्या में देख लेते हैं। SWM रूल्स 2026 के तहत कचरे को 4 स्तरीय पृथक्करण का अनुवाद किया गया है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ नए वर्ष की शुरुआत में स्ट्रेटेजिक डायलॉग आयोजित किया है? तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, जापान के साथ किया है। देख लेते हैं व्याख्या में। भारत जापान के साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग का फोकस रक्षा, इंडो पैसिफिक और सेमीकंडक्टर सहयोग पर बना है। देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। जनवरी 2026 में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट टर्मिनल किस राज्य में घोषित हुआ है? तो इसका उत्तर सी सही हो जाता है, आंध्र प्रदेश में ये घोषित किया गया है। व्याख्या में देख लेते हैं। काकीनाडा जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। कैपिटल डोम नामक परियोजना किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो इसका उत्तर सी सही हो जाता है, एयर डिफेंस से जुड़ी हुई है, आपको ध्यान रखना है। व्याख्या में आप देख लेते हैं कि कैपिटल डोम भारत की मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम जो माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। जनवरी 2026 में WHO ने किस बीमारी के प्रकोप के समाप्त होने की घोषणा की है? तो ये इसका उत्तर सी सही हो जाता है। मरबर्ग करके एक वायरस आया था, उसको जो है ख़त्म करने की घोषणा की गई है। अफ्रीका के देश में ये देखने को मिला। तो अफ्रीकी देश में मरबर्ग वायरस आउटब्रेक के अंत तक की घोषणा WHO ने की है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पनामा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर बी सही हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए ये बनाया गया है। पैमाना बड़े केंद्रीय प्रोजेक्ट की समयबद्ध निगरानी करता है। चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। जनवरी 2026 में लॉन्च AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क किसने जारी किया है? तो इसका उत्तर डी सही हो जाता है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर द्वारा ये जारी किया गया। और यह व्याख्या में देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिबल AI के लिए टेक्निकल या आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क जारी किया गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेशनल स्टार्टअप डे भारत में कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये आपके 16 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाता है। देख लेते हैं व्याख्या में। 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ था। चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप की घोषणा की है? तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, जापान के साथ ये की गई है। देख लेते हैं व्याख्या में। भारत जापान सहयोग से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। नेशनल क्वांटम मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर सी सही हो जाता है, क्वांटम टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता इसका ऑप्शन है। व्याख्या में देख लेते हैं। यह मिशन भारत को क्वांटम कंप्यूटिंग, सेंसर और कम्युनिकेशन में अग्रणी बनाने हेतु जो है रखा गया है। चलिए चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। जनवरी 2026 में किस राज्य ने AI आधारित भूमि अभिलेख प्रणाली जारी की है? तो यह उत्तर इसका बी सही हो जाता है, तेलंगाना द्वारा जारी की गई है। तेलंगाना ने भूमि विवाद कम करने हेतु AI ड्राइवन लैंड रिकॉर्ड शुरू किए हैं। चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। जनवरी 2026 में भारत का पहला ऑफशोर वाइंड पॉलिसी किस मंत्रालय ने जारी की है? तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ये जारी की गई। चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। जनवरी 2026 में भारत की GDP वृद्धि अनुमान किस संस्थान ने 6.5 बताया है? तो ये जो है इसका ऑप्शन ए सही है, IMF द्वारा बताई गई। देख लेते हैं व्याख्या में। IMF ने भारत को वैश्विक आर्थिक मंदी के बीच सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया है। देख लेते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। अर्बन होल्ड मिटिगेशन प्लान किस समस्या से जुड़ा है?
तो ये आपका ऑप्शन बी सही होता है, तहरी बाढ़ से जुड़ा हुआ ये माना जाता है। चलते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप पर सहमति बनाई है? तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, अमेरिका के साथ बनाई गई है। देख लेते हैं व्याख्या में। रोड मैप का उद्देश्य को प्रोडक्शन और डिफेंस सप्लाई चेन को मजबूत करना। चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2030 तक क्या है? ये आपको बताना है। तो हमें जो है बताना है इसके बारे में। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है, 5 MMT उत्पादन जो है रखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जनवरी 2026 में कौन सा शहर इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल मेट्रो जोन घोषित हुआ है? तो इसका उत्तर बी सही है, कोच्चि को किया गया है। चलते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग हब किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर सी सही है, बंगलौर में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जनवरी 2026 में भारत की पहली AI बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस सिस्टम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये तेलंगाना राज्य में शुरू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला अंडर वाटर डेटा सेंटर किस राज्य के तट पर प्रस्तावित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो ये तमिलनाडु में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जनवरी 2026 में KCWH का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है ये और आपसे पूछा जा सकता है। तो ये थोड़ा सा काल्पनिक परीक्षा अभ्यास हेतु हमने बनाया है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी फिलहाल में एक नियुक्ति होनी है, उससे संबंधित प्रश्न है, आपको कमेंट में इसका उत्तर हमें देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत का पहला स्पेस सोलर पावर डेमोस्ट्रेशन किस एजेंसी ने शुरू किया है? तो ये जो है आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, इसरो द्वारा सी किया। चलते 23वें प्रश्न की तरफ। जनवरी 2026 में किस देश ने पहली बार डिजिटल चुनाव प्रणाली लागू की? आजकल डिजिटल चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा बहस रही, उसी से संबंधित प्रश्न बनाए। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है, जापान जो है इसका उत्तर सही है। चलते 24वें प्रश्न की तरफ। भारत का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन ट्रायल कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हरियाणा में हुआ है, इसका उत्तर ए सही है। चलते 25वें प्रश्न की तरफ। जनवरी 2026 में किसे ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन अवार्ड मिला है? तो इसका उत्तर ए सही है, भारत को मिला है। चलते 26वें प्रश्न की तरफ। भारत का पहला AI पावर्ड कोड मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ शुरू किया गया? तो ये दिल्ली हाई कोर्ट में शुरू हुआ है, इसका ऑप्शन बी सही है। चलते 27वें प्रश्न की तरफ। जनवरी 2026 में किस राज्य ने राइट टू रिपेयर पॉलिसी लागू की है? तो ये इसका ऑप्शन ए सही है, तमिलनाडु द्वारा शुरू की गई है। 28वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का पहला नेशनल AI यूनिवर्सिटी कहाँ प्रस्तावित किया गया? तो आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में नोएडा में इसकी प्रस्तावना की बात चल रही थी, तो नोएडा में ये प्रस्तावित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। चलते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। भारत का पहला ड्रोन कॉरिडोर किस राज्य में बना है? तो इसका उत्तर ए सही हो जाता है। यूपी स्पेशल से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है ये, तो जो आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश को पहला ड्रोन कॉरिडोर राज्य बनाने की घोषणा की गई। चलते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। भारत का पहला स्मार्ट फॉरेस्ट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया? तो ये आपका ऑप्शन ए सही है, उत्तराखंड में शुरू किया गया। चलते 31वें प्रश्न की तरफ। भारत का पहला इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप किस संस्था ने विकसित किया है? इसका जो है ऑप्शन डी सही है, HAL द्वारा ये जारी किया गया। देख लेते हैं 32वां प्रश्न। जनवरी 2026 में भारत का पहला नेशनल सेमीकंडक्टर डिजाइन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, बंगलौर में ये शुरू किया गया। चलते 33वें प्रश्न की तरफ। जनवरी 2026 में किस देश ने पहली बार हाइड्रोजन पावर्ड कार्गो शिप लॉन्च की है? तो ये इसका ऑप्शन बी सही है, नार्वे द्वारा जारी की गई। चलते हैं 34वें प्रश्न की तरफ। भारत का पहला AI बेस्ड वेदर फोरकास्ट मॉडल किसने विकसित किया है? तो आपको ध्यान रखना है, ये एक संस्था है आपकी IMD, उसके द्वारा ये विकसित किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलते हैं 35वें प्रश्न की तरफ। जनवरी 2026 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाता है, इसमें 38 जो है रैंक जो है आई है भारत की।
चलते हैं 36वें प्रश्न की तरफ। भारत का पहला स्किल यूनिवर्सिटी फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजी कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका उत्तर ए सही है, गुजरात में शुरू किया गया है। चलते हैं 37वें प्रश्न की तरफ। जनवरी 2026 में किसे यूएन एनवायरनमेंट चैंपियनशिप घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर ए सही है, भारत को। चलते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। भारत का पहला नेशनल माइल्ड रिसर्च हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, हैदराबाद में इसको स्थापित किया जा रहा है। चलते हैं 39वें प्रश्न की तरफ। भारत का पहला स्मार्ट बोर्ड सर्विलांस सिस्टम कहाँ लागू होगा? तो यह इसका उत्तर सी सही हो जाता है। इम्पोर्टेंट जो है प्रश्न है, भारत पाक सीमा पे इसको लागू किया जा रहा है। चलते हैं 40वें प्रश्न की तरफ। भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लस वाइंड हाइब्रिड पार्क कहाँ शुरू होगा? तो यह इसका उत्तर ए सही है, ये गुजरात में बनाया गया है। चलते 41वें प्रश्न की तरफ। भारत का पहला नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क किसने जारी किया है? तो इसका उत्तर ए सही है, मीटी करके एक संस्था है, उसके द्वारा ये जारी किया गया। चलते हैं 42वें प्रश्न की तरफ। भारत का पहला AI बेस्ड पॉलिसी पेट्रोलिंग सिस्टम कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही हो जाता है। चलते हैं 43वें प्रश्न की तरफ। स्टार्टअप इंडिया डे कब मनाया जाता है? तो ये आपके 16 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलते हैं 44वें प्रश्न की तरफ। भारत का पहला नेशनल स्नो लेपर्ड सेंसस किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका उत्तर ए सही हो जाता है, लद्दाख द्वारा शुरू किया गया है। लेपर्ड की जनगणना की गई है लद्दाख के द्वारा, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये भी, तो आप इस पे भी ध्यान देंगे। 45वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का पहला AI टीचर असिस्टेंट किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो इसका उत्तर डी सही हो जाता है, तमिलनाडु राज्य में किया गया है। अगला देख लेते हैं 46वां प्रश्न। जनवरी 2026 में भारत का पहला नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये गांधीनगर में स्थापित किया गया है। यह जो है सेंटर जो स्थापित किया गया, यह केंद्र की EV बैटरी मोटर और चार्जिंग टेक्नोलॉजी पर शोध करेगा। चलते हैं 47वें प्रश्न की तरफ। जनवरी 2026 में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, ब्राज़ील द्वारा ये संभाली गई। चलते हैं 48वें प्रश्न की तरफ। नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिलिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका उत्तर सी सही हो जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा ये की जाती है। चलते हैं 49वें प्रश्न की तरफ। जनवरी 2026 में भारत का पहला कार्बन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये इसका उत्तर ए सही हो जाता है, सेबी द्वारा ये लॉन्च किया गया है। चलते हैं 50वें प्रश्न की तरफ। योर पैराग्राफ फर्स्ट दक्षिण अफ्रीका की G20 अध्यक्षता के संदर्भ में सही कथन चुनिए। यह पहली बार है जब कोई अफ्रीकी देश G20 अध्यक्षता कर रहा है। इसका प्रमुख फोकस ग्लोबल साउथ प्रतिनिधित्व पर है। G20 निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है, तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है। केवल 2 सही है जो आपको बताना है। अभी तक हमारे 50 प्रश्न हो चुके हैं, 50 प्रश्न और है। फास्ट रिवीजन में हम जो है उन 50 प्रश्नों को भी आगे देख लेते हैं। चलते हैं 51वें प्रश्न की तरफ। ग्लोबल साउथ शब्द का प्रयोग हाल में बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? भौगोलिक पुनर्वर्गीकरण, विकासशील देशों की सामूहिक आवाज़, जलवायु क्षेत्र विभाजन, सैन्य संगठन। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, विकासशील देशों की सामूहिक आवाज़। यहाँ से आप देखेंगे लगातार जो प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, उनसे संबंधित प्रश्न मैंने बनाने का प्रयास किया है, तो वो आपको देखने को मिलेंगे। चलते हैं 52वें प्रश्न की तरफ। भारत यूरोप हरित ऊर्जा सहयोग का रणनीतिक महत्व ऊर्जा आपूर्ति विविधीकरण है, डिकार्बोनाइजेशन है, परमाणु ईंधन व्यापार है। तो इसका उत्तर ए सही हो जाता है, ऊर्जा आपूर्ति विविधीकरण और आपका डिकार्बोनाइजेशन इसका उत्तर होता है। चलिए 53वें प्रश्न की तरफ। कार्बन मार्केट के संदर्भ में कंपनियां उत्सर्जन क्रेडिट खरीद बेच सकती हैं, ये केवल विकसित देशों के लिए है। यह जलवायु शमन का बाजार आधारित तंत्र है। तो इसका उत्तर ए सही है, ऑप्शन ए और 3 इसका सही हो जाता है। चलते हैं 54वें प्रश्न की तरफ। भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का प्राथमिक उपयोग क्षेत्र है उर्वरक एवं इस्पात उद्योग, बी ऑप्शन में देख लेंगे कपड़ा उद्योग, सी में खाद्य प्रसंस्करण और डी में प्लास्टिक निर्माण। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है, उर्वरक एवं इस्पात उद्योग है। चलते हैं 55वें प्रश्न की तरफ। क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड का उद्देश्य क्या है? रक्षा सहायता करना, जलवायु आपात प्रभावित क्षेत्रों की सहायता करना, औद्योगिक सब्सिडी,
ऑप्शन डी तेल उत्पादन। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, जलवायु आपदा प्रभावित देशों की सहायता करना है। क्लाइमेट अलर्ट एंड डैमेज फंड का उद्देश्य यही है। चलते हैं 56वें प्रश्न की तरफ। यदि वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ता है तो सबसे अधिक जोखिम किसे होगा? शीत प्रदेश को, ऑप्शन बी छोटे प्रायद्वीपीय राष्ट्र को, ऑप्शन डी रेगिस्तानी क्षेत्र को, ऑप्शन डी पर्वतीय क्षेत्र को। तो इसका उत्तर जो होगा वो बी सही हो जाता है, छोटे द्वीपीय राष्ट्र जो हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है जोखिम उठाना पड़ेगा। चलते हैं 57वें प्रश्न की तरफ। वैश्विक सप्लाई चेन पुनर्संरचना में चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी का उद्देश्य क्या है? चीन के साथ व्यापार बढ़ाना, उत्पादन जोखिम विविधीकरण, आयात प्रतिबंध, या आप कह सकते हैं मुद्रा नियंत्रण। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, उत्पादन जोखिम विविधीकरण जो है इसका उत्तर है। चलते हैं 58वें प्रश्न की तरफ। जनवरी 2026 में वैश्विक आर्थिक चर्चाओं में रेसिलेंट सप्लाई चेन का अर्थ क्या है? तेज परिवहन, ऑप्शन बी संकट में भी निरंतर आपूर्ति, ऑप्शन सी कम लागत उत्पादन, या ऑप्शन डी निर्यात नियंत्रण। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, संकट में भी निरंतर आपूर्ति का कार्य करेगी ये चेन। चलते हैं 59वें प्रश्न की तरफ। भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना मॉडल में वैश्विक रुचि का कारण क्या है? सस्टेनेबिलिटी, कम लागत, या इंटर ऑपरेबिलिटी। तो इसका उत्तर सी सही हो जाता है। 1, 2, 3 ये तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। चलते हैं 60वें प्रश्न की तरफ। वैश्विक सप्लाई चेन पुनर्संरचना चाइना प्लस स्ट्रेटजी का उद्देश्य क्या है? चीन के साथ व्यापार बढ़ाना, उत्पादन जोखिम विविधीकरण, आयात प्रतिबंध, या मुद्रा नियंत्रण। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, उत्पादन जोखिम विविधीकरण जो है इसको रखा गया है। चलते हैं 61वें प्रश्न की तरफ। जनवरी 2026 में वैश्विक आर्थिक चर्चाओं में रेजिलेंट सप्लाई चेन का अर्थ क्या है? तेज परिवहन, संकट में भी निरंतर आपूर्ति, कम लागत उत्पादन, नियंत्रण। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं 61वें प्रश्न की, 61वां प्रश्न बार बार ये रिपीट हो गया तो ये हमें इसको नहीं करेंगे। 63वें पे चलते हैं। ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स का दीर्घकालिक प्रभाव क्या है? ई कॉमर्स प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, डिजिटल टैक्स बढ़ाना, सी नगद भुगतान करना, डी विदेशी कंपनियों को रोकना। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है, ई कॉमर्स प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। चलते हैं 64वें प्रश्न की तरफ। डेटा सॉवरेनिटी की अवधारणा किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, डेटा पर राष्ट्रीय नियंत्रण होना चाहिए, इसीलिए ये अवधारणा दी गई है। चलते हैं 65वें प्रश्न की तरफ। वैश्विक एआई नियमन बहस का मुख्य कारण क्या है? बिजली खपत, एल्गोरिथम पारदर्शिता और दुरुपयोग जोखिम, मोबाइल का निर्माण, सोशल मीडिया। इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है, एल्गोरिथम पारदर्शिता और दुरुपयोग जोखिम। चलते हैं 66वें प्रश्न की तरफ, जिसे आप INAT बोलते हैं। मौसम से संबंधित ये ग्रह की बात करता है। मौसम उपग्रह डेटा किस क्षेत्र में उपयोगी है? ये बताना है हमें प्रश्न में। चक्रवात पुनर्निर्माण के लिए, कृषि योजना के लिए, या रक्षा निगरानी के लिए। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है, चक्रवात पुनर्नुमान के लिए और आपका कृषि योजना के लिए तो जो है महत्वपूर्ण होता है। चलते हैं 67वें प्रश्न की तरफ। हीट वेव अर्ली वार्निंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है? तापमान नियंत्रण, मानव जीवन सुरक्षा, वर्षा बढ़ाना, हिमपात को रोकना। तो इसका उत्तर बी सही होता है, मानव जीवन सुरक्षा। चलते हैं 68वें प्रश्न की तरफ। भारत की समुद्री डोमेन जागरूकता MDA का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए समुद्री प्रदूषण को रोकना, बी समुद्री गतिविधियों की निगरानी करना, सी पर्यटन बढ़ाना, डी मत्स्य पालन नियंत्रण। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, समुद्री गतिविधियों की निगरानी करने के लिए बनाया गया। 69वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जनवरी 2026 में वैश्विक आर्थिक जोखिम चर्चा में डिबेट डिस्ट्रेस का अर्थ क्या है? कम ऋण लेना, ऋण चुकाने में कठिनाई, ऑप्शन सी कर वृद्धि, ऑप्शन डी व्यापार घाटा। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, ऋण चुकाने में कठिनाई जो है उससे का जो इसका मुख्य अर्थ यही माना जाता है। चलते हैं 70वें प्रश्न की तरफ। अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट किससे संबंधित है? ग्रामीण तापमान वृद्धि, शहरों में अधिक तापमान, समुद्री तापमान, पर्वतीय बर्फ। देखिए लग तो ऐसा रहा है जैसे किसी आइसलैंड की बात हो रही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये शहरों में अधिक तापमान बढ़ जाता है, उसके लिए इस टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। आजकल पेपरों में कुछ शब्दावलियों का प्रयोग होने लगा है तो वो प्रश्न बन जाता है, उससे संबंधित ये मैंने प्रश्न बनाने का प्रयास किया है।
तो थोड़ा सा शब्दावलियों पे भी आप काम करते रहें। चलिए 71वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जनवरी 2026 वैश्विक चर्चाओं में एनर्जी ट्रांजैक्शन का मुख्य अर्थ क्या है? कोयला का विस्तार, बी स्वच्छ ऊर्जा की ओर परिवर्तन, सी ऊर्जा उपयोग बंद करना, डी तेल उत्पादन बढ़ाना। तो इसका उत्तर बी सही होता है, स्वच्छ ऊर्जा की ओर परिवर्तन। 72वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जनवरी 2026 में चर्चा में रहे ग्रीनलैंड के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 हम देख लेते हैं। यह उत्तर अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच में स्थित है। यह डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। यहाँ नाटो देशों ने सैन्य उपस्थिति बढ़ाई। तो इसका उत्तर की अगर हम बात करें तो इसका 1, 2, 3 जो हमने ऑप्शन दिए वो सही हो जाते हैं। देख लेते हैं व्याख्या में। जनवरी 2026 में ग्रीनलैंड की रणनीतिक स्थिति के कारण यूरोपीय देशों में सैन्य उपस्थिति बढ़ाई है। देख रहे हैं आप वर्तमान में युद्ध जैसी स्थिति लगातार बनी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं नाटो का बहुत बड़ा रोल है और नाटो से संबंधित प्रश्न अब की बार आने वाले हैं, ये पक्के दावा है। इसलिए नाटो पे जो भी नाटो से संबंधित इजराइल ईरान से संबंधित प्रश्न बनते हैं उन पर आप निरंतर कार्य करते रहिए। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जनवरी 2026 में आबू धाबी किस कारण चर्चा में रहा? ऑप्शन ए ओपेक शिखर सम्मेलन, यूएस यूक्रेन रशिया वार्ता के संबंधित है, G20 बैठक हुई है, यह एशियन सम्मेलन हुआ। तो इसका उत्तर बी सही होता है, यूएस यूक्रेन रशिया वार्ता के कारण आबू धाबी चर्चा में रहा। 23 से 24 जनवरी 2026 को यहाँ रूस यूक्रेन युद्ध समाप्ति हेतु त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी, उससे संबंधित ये बात जो है प्रश्न बना है आबू धाबी, इसीलिए चर्चा में बना हुआ है। चलते हैं 74वें प्रश्न की तरफ। देवोस किस कारण चर्चा में रहा? यहाँ देख लेते हैं, ऑप्शन दिए हमें। WTA सम्मेलन हुआ है, यहाँ पे विश्व आर्थिक मंच की बैठक हुई है, जलवायु सम्मेलन हुआ है, या नाटो की बैठक हुई है। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, वैश्विक आर्थिक मंच की बैठक यहाँ पे हुई है। देख लेते हैं व्याख्या में। 19 से 23 जनवरी के 2026 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक आयोजित यहाँ पे हुई है देवोस में, इसके कारण ये चर्चा में रहा है। चलते हैं 75वें प्रश्न की तरफ। जनवरी 2026 में कारकस किस कारण चर्चा में रहा है? कारकस के बारे में बताया, नाटो अभ्यास के लिए, अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप संकट के लिए, G7 सम्मेलन के लिए, एशियन विस्तार के लिए। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप संकट के लिए फेमस है। देख लेते हैं व्याख्या में। जनवरी 2026 में अमेरिका वेनेजुएला तनाव और राजनीतिक संकट चर्चा में रहे, इसके कारण ये फेमस रहा है। देख लेते हैं 76वां प्रश्न। जनवरी 2026 में बामो को किस कारण चर्चा में रहा है? ऑप्शन ए AU शिखर सम्मेलन के लिए, बी स्वदेशी परंपराओं का सांस्कृतिक सम्मेलन के लिए, सी नाटो बैठक के लिए, डी जलवायु समझौते के लिए। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, स्वदेशी परंपराओं का सांस्कृतिक सम्मेलन हुआ है, इस कारण ये चर्चा में। व्याख्या में देख लेते हैं। माली, बुर्किना फासो और नाइजीरिया के पारंपरिक धर्म विशेषज्ञों का सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया। 77वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जनवरी 2026 में न्यू दिल्ली में आयोजित IICDM सम्मेलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, चुनाव प्रबंधन एवं लोकतंत्र द्वारा, परमाणु ऊर्जा के लिए, या समुद्री सुरक्षा के लिए। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, चुनाव प्रबंधन एवं लोकतंत्र के लिए ये सम्मेलन किया गया। यह चुनाव प्रबंधन निकायों के वैश्विक सम्मेलन से संबंधित था। 78वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत EU FTA वार्ता से संबंधित EU का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है। पेरिस में है, ब्रुसेल्स में है, बर्लिन में है, रोम में। तो इसका उत्तर बी सही होता है, ब्रुसेल्स में जो है इसका मुख्यालय है। EU संस्थाओं का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। भारत EU FTA वार्ता जनवरी 2026 में महत्वपूर्ण रही है। चलते हैं 79वें प्रश्न की तरफ। आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक राजनीति में क्यों महत्वपूर्ण है? ऊर्जा संस्था, नई समुद्री व्यापार मार्ग के लिए, सैन्य रणनीति महत्व के लिए। तो इसके लिए आप देखेंगे सभी उत्तर इसके सही हो जाते हैं। व्याख्या में देख लेते हैं। ग्रीनलैंड संकट से आर्कटिक क्षेत्र की सामरिक क्षमता बढ़ाई है। चलते हैं 80वें प्रश्न की तरफ। जनवरी 2026 में ईरान किस कारण चर्चा में रहा है? ऑप्शन ए परमाणु परीक्षण के लिए, ऑप्शन बी UNHRC में मानवाधिकार प्रस्ताव के लिए, ऑप्शन सी नाटो सदस्यता के लिए, ऑप्शन डी ओपेक विस्तार के लिए। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, UNHRC में मानवाधिकार प्रस्ताव के लिए ईरान चर्चा में रहा।
और ईरान को लेकर प्रश्न बनने हैं इस बार, तो थोड़ा सा इस पर आप जो है विशेष ध्यान रखें। मैपिंग से लेकर हर चीज़ में इसका ध्यान रखना है आपको। व्याख्या में देख लेते हैं। यूएन मानवाधिकार परिषद ने ईरान में विरोध प्रदर्शनों के दमन की निंदा की है। देख लेते हैं 81वां प्रश्न, रेड सी वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? यूरोप एशियाई समुद्री व्यापार का मार्ग, सुएज नहर से जुड़ा हुआ मार्ग है, तेल परिवहन का मुख्य रास्ता जहाँ से गुजरता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाए। तीनों ही ऑप्शन आपके महत्वपूर्ण हैं। देख लेते हैं व्याख्या में। रेड सी मार्ग वैश्विक ऊर्जा कंटेनर शिपिंग के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। चलते हैं 82वें प्रश्न, बाबा इल मंदेव किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाता है, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। तो ये जो है एक तरीके से आप देख सकते हैं अरब प्रायद्वीप के बीच एक रणनीतिक मार्ग है, अफ्रीका क्षेत्र में पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी हो जाता है। चलते हैं 83वें प्रश्न की तरफ। गल्फ ऑफ अडेन, जैसे आप आदेन की खाड़ी कहते हैं, किस दो जल निकाय को जोड़ता है? तो इसका ऑप्शन ए सही होता है, अरब सागर और लाल सागर को जोड़ता है। 84वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। नाइजीरिया किस क्षेत्रीय गठन का हिस्सा रहा है और हाल में चर्चा में था? तो इसका ऑप्शन बी सही होता है, अलायंस ऑफ साहेल स्टेट का जो है ये हिस्सा रहा है। चलते हैं 85वें प्रश्न की तरफ। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का वैश्विक महत्व क्या है? विश्व तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा यहाँ से गुजरता है, यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, यह यूरोप एशिया व्यापार का प्रमुख स्थल माना जाता है। तो इसका ऑप्शन एक और दो सही है, इसलिए जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है और महत्वपूर्ण भी माना जाता है। चलते हैं 86वें प्रश्न के। सुएज कैनाल किन दो जल निकायों को जोड़ती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अक्सर पेपर में ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके लिए उपयोगी। चलते हैं 87वें प्रश्न की तरफ। साउथ चाइना सी विवाद में क्यों है और क्यों महत्वपूर्ण है? समुद्री व्यापार मार्ग के लिए, ऊर्जा संसाधन के, सामरिक नियंत्रण के लिए। तो तीनों ऑप्शन आपके सही हो। फिर सभी कारण हैं ऐसे हैं जिनके कारण ये विवाद में रहता है और महत्वपूर्ण भी माना गया। 88वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ताइवान स्टेट किन के बीच स्थित है? तो इसका ऑप्शन बी सही होता है, चीन और ताइवान दोनों के बीच में ताइवान स्टेट मौजूद है। इंपॉर्टेंट है ये भी। चलते हैं 89वें प्रश्न की तरफ। निम्न कथनों पर विचार करें, यह भारत और चीन के बीच स्थित है, यह लद्दाख क्षेत्र में स्थित एक उच्च प्रवृत्ति दर रहा है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, एक और दो मानी गई। लोकटक लेक क्यों प्रसिद्ध है? 90वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पेपर में देखने को मिलता है। यहाँ पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं। ऑप्शन में आप देखेंगे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ स्थित है और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो इसका ऑप्शन तीनों ही सही हो जाते हैं। इसमें तैरते द्वीप भी पाया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान भी है और मीठे पानी की झील भी है। चलते 91वें प्रश्न के लिए। लिपुलेख पास किस त्रि जंक्शन के निकट स्थित है? इस लिपुलेख के बारे में ये बताया जाता है कि 3 ऐसे कनेक्शन जो है स्टेशन हैं जिनको लिपुलेख जोड़ता है। तो उसका ऑप्शन बी सही होता है, इससे भारत, नेपाल और चीन जुड़े हुए हैं। चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 92वां प्रश्न होगा, सर क्रिक विवाद किन देशों के बीच है? तो ये जो आपका उत्तर आपको देखने को मिलेगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाता है। न्यू मोर आइसलैंड किन विवादों से के बीच स्थित है? तो इसका उत्तर भारत और नेपाल से संबंधित है, आपको ध्यान रखना। माइकल हिल्स किन दो प्रमुख घाटियों के बीच स्थित है? तो इसका ऑप्शन बी सही होता है, नर्मदा और महानदी के बीच स्थित है। ऐसे ही आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। 95वां प्रश्न होता है ये, डंपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन बी सही होता है, मिजोरम में स्थित। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस कारण अद्वितीय रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तैरते राष्ट्रीय उद्यान के रूप में प्रसिद्ध है, शेरों का निवास है या मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र अच्छा है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसे माना जाता है, इसलिए फेमस। देख लेते हैं एक और है, नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ये छोटे से 2-3 प्रश्न मैंने एग्जाम से रिलेटिव आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर रख दिए। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है, मेघालय। अगला देख लेंगे 99वां प्रश्न, रेड सी मार्ग में व्यवधान का वैश्विक प्रभाव क्यों महत्वपूर्ण है? यूरोप एशिया व्यापार प्रभावित होता है जहाँ,
ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होती है और समुद्री बीमा लागतों में वृद्धि होती है। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है। 1, 2, 3 तीनों ही ऑप्शन सही है। यह मार्ग सुएज नहर के माध्यम से वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति का प्रमुख है। आज का अंतिम प्रश्न, भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI की प्रमुख विशेषता क्या है? वित्तीय समावेशन, डिजिटल पहचान, ओपन नेटवर्क आधारित सेवाएं। तो ये भी आपका उत्तर सी सही होता है। इसमें ओपन नेटवर्क आधारित संस्थाएं मानी जाती है। व्याख्या में देख लें, आधार, UPI, ONDC जैसे प्लेटफॉर्म DPI के उदाहरण माने जाते हैं। देख लेते लास्ट प्रश्न को, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जैसे आप LIFE बोलते हैं, का पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो है सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना है। व्याख्या में देख लेते हैं, यह पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली अपनाने वाली मुख्य विषय मानी जाती है। आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल कृष्णा एजुकेशन ग्रुप को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।